अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में यादव समुदाय पर किसका दबदबा है, कौन सी वो पार्टी है जिसके फेवर में हमेशा ही यादव समुदाय रहता है, तो आपका जवाब बिल्कुल ऑब्वियस है। आप कहेंगे कि आरजेडी वो पार्टी है जिस पर पूरा यादव समाज भरोसा करता है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि लालू यादव ने जब से वर्चस्व की लड़ाई शुरू की है, जब से सत्ता की दौड़ में शामिल हुए हैं, तब से यादव समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो उनके प्रति वफादार रहा है। लेकिन अब बदलते परिवेश में, बदलते परिदृश्य में ये कुछ अलग नजारा दिख रहा है। जी हां, बिहार में कुछ अलग होता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये जो यादव समुदाय है, ये जो यादव समाज है, अब वो बंटने लगा है। ऐसा नहीं है कि अब वो वफादार नहीं रहे, बल्कि अब वो समझने लगे हैं कि विकास की चाबी जहां पे हो, जिसके पास विकास का फॉर्मूला हो, उसके साथ जुड़ने में ज़्यादा फायदा है। क्योंकि उससे जुड़ने से न केवल प्रदेश का विकास होगा, बल्कि यादव समुदाय का भी विकास होगा। और इसका एक नज़ारा वो देख भी चुके हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या देख लिया यादव समुदाय ने कि वो अब राजद से, आरजेडी से छिटकने लगे हैं। तेजस्वी यादव से उनका मोह भंग होने लगा है, लालू परिवार से उनका मोह भंग होने लगा है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया, तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो यादव समुदाय, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है, करीब 14% आबादी इसे यादव समुदाय की है, और ये माना जाता है कि करीब 100 से 125 सीटों में इनका दखल है। यानी कि ये निर्णायक भूमिका में होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यादव समुदाय जिस पाले में बैठ जाए, उसका सत्ता तक पहुंचना लगभग तय होता है। यही वजह है कि पिछली बार भले ही 2020 में एनडीए ने सरकार बना ली थी, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा मिला था वो आरजेडी को ही मिला था, क्योंकि यादव समाज उनके साथ खड़ा था। मगर उस यादव समाज के कारण कुछ नुकसान भी सहना पड़ा है आरजेडी को। नुकसान क्या है? वो ये है कि ये ऐसा माना जाता है, जिसके कारण अभी जो तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा है, उसके पीछे भी यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि यादव समुदाय जिस पार्टी के साथ होता है, यानी कि आरजेडी की बात कर ले हम, तो वहाँ पर जो गैर यादव ओबीसी होते हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग जो होता है, वो उस पार्टी से छिटकने लगता है। यही वजह है कि कांग्रेस भी ये नहीं चाहती कि वो खुल करके तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर प्रमोट कर दे। उसे ये होगा कि कांग्रेस के खाते में जो गैर यादव ओबीसी वाला वोट बैंक है वो भी छिटकने लगेगा, जो अति पिछड़ा वर्ग है वो भी छिटकने लगेगा। क्योंकि अगर अति पिछड़ा की बात करें तो 36% आबादी अति पिछड़ा की है। ओबीसी की बात करें तो ये 26% है। 26% में से 14% उसमें यादव समुदाय है, यानी 12% दूसरे हैं जो गैर यादव ओबीसी हैं। और अगर सवर्णों की बात कर लें तो वो भी 26% के आसपास नजर आ रहा है। 16%, माफ कीजिएगा। तो 16% आबादी सवर्णों की हो जाती है, 26% उनकी है ओबीसी की, और 36% जो है वो है पिछड़ा वर्ग है। अब आरजेडी ये मान करके चलती थी कि हमें अगर यादव का सपोर्ट मिल जाए और हमें मुस्लिमों का सपोर्ट मिल जाए, यानी MY फैक्टर की बात करती थी। मुस्लिमों की बात कर लें तो 18% आबादी मुस्लिमों की है, 14% आबादी यादव समुदाय की हो गई, यानी कि 32% वोट बैंक को आरजेडी अपना मानकर चल रही थी। लेकिन अब जो है बीजेपी ने इसी वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। अभी तक बीजेपी ये मान करके चलती थी कि मुझे केवल गैर यादव ओबीसी को साधना है, मुझे सवर्णों को साधना है, मुझे जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको साधना है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने यह समझ लिया है कि अगर मुझे 2/3 बहुमत से सत्ता में पहुंचना है तो उसके लिए यादव फैक्टर भी बहुत ही मजबूत
आधार बन सकता है उनके लिए। यही वजह है कि अब बीजेपी ने नित्यानंद राय, जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनको बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। नित्यानंद राय वो व्यक्ति हैं जिन्हें बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव से संबंधित, अगर हम चुनाव अभियान समिति की बात करें तो उसके अध्यक्ष के तौर पर देख रही है बीजेपी। अब आप ये कहेंगे कि केवल नित्यानंद राय को यहां पर भेज देने से क्या पूरा यादव समाज बीजेपी के लिए आगे आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी लंबे समय से यादव समाज की भलाई के लिए काम कर रही है और यादव समुदाय को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है। ऐसा दावा है बीजेपी के नेताओं का, क्योंकि उनका यह भी दावा है कि केंद्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब यादव समुदाय से 4 मंत्री बनाए गए हैं। चाहे वो नित्यानंद राय की बात कर लें, चाहे सुधा यादव की बात कर लें, अन्नपूर्णा देवी की बात कर लें। सुधा यादव जो है वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य हैं, तो सुधा यादव को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अगर 4 मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो उसमें नित्यानंद राय हैं, उसमें अन्नपूर्णा देवी हैं, राव इंद्रजीत हैं और जो भूपेंद्र यादव हैं। ये जो 4 केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केंद्रीय कैबिनेट में इन 4 लोगों को यादव समुदाय से जगह दी गई है। सुधा यादव संसदीय बोर्ड में सदस्य हैं और अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की तो उस आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर बनाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 6 लोग ऐसे हैं यादव समुदाय से जो बहुत ही अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं केंद्र स्तर पर। अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ पर नंदकिशोर यादव जो कि बीजेपी से हैं, उनको जो सभापति बनाया गया, विधानसभा के वो अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि हर स्तर पर बीजेपी ने यादव समाज का सम्मान किया है, उनके लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है, उनके विकास के लिए काफ़ी काम किया है और आने वाले दिनों में भी कई उम्मीदवार ऐसे होने वाले हैं जो यादव कोटे से आएंगे, बीजेपी के कोटे पे चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी है वो यही चाह रही है कि यादव समुदाय को भी अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पिछली बार अगर हम चुनाव की बात करें जो एक संदेश गया था, जो अति पिछड़े हैं या फिर जो गैर यादव ओबीसी हैं, उनमें एक संदेश गया था कि आरजेडी केवल यादव की बात करती है। ये संदेश क्यों गया? क्योंकि आरजेडी 2020 में 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी, उसमें से 58 उम्मीदवार यादव समाज से आते थे। यानी कि लगभग 40% उम्मीदवार यादव समुदाय से थे, जबकि अगर हम आबादी की बात करें तो पूरे स्टेट में वो 14% की आबादी है यादव समाज की। और आरजेडी ने क्या किया? 40% सीट यादव समुदाय को दे दिया। तो इससे ओबीसी जो हैं, जो गैर यादव ओबीसी वाले लोग हैं, वो थोड़े नाराज थे, साथ ही सवर्ण भी नाराज थे। और ये किनका वोट बैंक है? ये वोट बैंक है बीजेपी का। तो इस बार क्या फिर से वही गलती दोहराएंगे? क्योंकि यूपी में तो उन्होंने सीख ले लिया अखिलेश यादव ने, वहां पर उन्होंने इस चीज को समझते हुए जो यादव उम्मीदवार हैं उनकी संख्या कम कर दी, 6, 7, 8 इस तरीके से वो चुनाव लड़ाते हैं यादव समुदाय से। तो जब अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि केवल यादव यादव करने से, यानी यादव यादव का झुनझुना बजाने से सत्ता में पहुंचना आसान नहीं है, तो यहां पर क्या इस बार तेजस्वी यादव भी ऐसा ही कुछ समझने वाले हैं? और अगर वो ऐसा समझ रहे हैं और बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि यादव को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, उनको नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो आखिरकार ये जो गुणा भाग चलना है वो किस तरीके से चलेगा? क्या बीजेपी अपने यहां यादवों को प्रमोट करेगी और क्या आरजेडी थोड़ा सा यादव वोट बैंक से उनका मोह भंग होगा? क्योंकि ये खींचतान यादव समुदाय को लेकर के बीजेपी और आरजेडी के बीच चल रही है। और बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार जो बिहार की कैबिनेट बनने वाली है सरकार बनाने के बाद, उसमें भी यादव समुदाय का अच्छा प्रतिनिधित्व होगा, ज़्यादा यादव समुदाय के लोग मंत्री बनाए जाएंगे और यहाँ पर वंशवाद नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से यादव समुदाय के उत्थान की बात की जाती है, चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, तो वहाँ पर यादव समुदाय से ज़्यादा
वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता है। पिछली बार भी डिप्टी सीएम जब तेजस्वी यादव बने तो मलाईदार पद दिया गया तेज प्रताप यादव को। अब इस बार यादव समुदाय के बिखराव को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि लालू यादव के घर में ही बिखराव हो रहा है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दो गुटों में बटे हुए दिख रहे हैं। इवन जो रोहिणी आचार्य हैं वो भी अब तेजस्वी यादव के विरोध में नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि जो वो संजय यादव हैं वो गुणा भाग करके बहुत ही कलह कर रहे हैं परिवार के अंदर में, और यही इसी तरह की शिकायत लगभग तेज प्रताप यादव की भी रही। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि हमारे यहाँ जयचंद पल रहे हैं जिसके कारण हमारे परिवार में बिखराव हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब बिखराव की शुरुआत लालू यादव के परिवार से ही हो चुकी है तो पूरे यादव समुदाय को किस तरीके से एकजुट रख पाएंगे तेजस्वी यादव, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और इसी बिखराव को देखते हुए बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि यादव समुदाय को साधा जाए, लेकिन कीमत ये ना चुकाई जाए कि उसके कारण ओबीसी का जो गैर यादव वोट बैंक है वो छिटक जाए। तो बहुत ही बैलेंस वे में आगे बढ़ने की सोच रख रही है बीजेपी। वो नित्यानंद राय को आगे भी बढ़ा रही है और साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है, अगर हम राधा शर्मा की बात कर लें तो उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष उनको बनाने की बात हो रही है। यानी कि सवर्णों को भी भूल नहीं रहे हैं और यादवों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो वक्त है वो तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है, और बीजेपी किस तरीके से यादव समुदाय को साध पाएगी, और अगर साध लेती है तो हो सकता है कि इस बार वो इतिहास रचने में कामयाब हो जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।